नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं रवि कुमार गुप्ता। आप भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन में पदस्थ हैं। रवि कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं कि खेल कूद न सिर्फ व्यक्तिशः यदि हम देखें तो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और देश के लिए भी इसका बड़ा योगदान होता है। इसलिए शासन भी अपनी प्राथमिकता में खेल की उन्नति, खेल के विकास, खिलाड़ियों के कल्याण, उनकी तरक्की के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम, तमाम तरह की योजनाएं चलाती है। मध्य प्रदेश शासन भी तमाम तरह के ऐसे काम करते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि शासन क्या क्या कर रहा है मध्य प्रदेश में खेलों के विकास के लिए, खेलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए। रवि कुमार गुप्ता जी हमारे साथ, एक अच्छा ये अवसर है कि हम इस विषय पर उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, हमें बताइए कि यदि हम मध्य प्रदेश में खेलों की स्थिति के बारे में बात करें, खेलों का जो एक समग्र परिदृश्य है उसके बारे में यदि बात करें, तो हमें बताइए कि क्या स्थिति है, क्या परिदृश्य है, कैसे आप डिफाइन करेंगे मध्य प्रदेश में खेलों की स्थिति को? जैसा कि आपने कहा कि स्वस्थ जीवन और अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो समाज का भी विकास होता है, और साथ में अगर व्यक्ति बीमार रहता है तो उसकी जो बीमारी के इलाज में जो खर्चा होता है वो भी देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हम लोगों को नेगेटिव असर डालता है। इसलिए सरकार की मंशा है कि जो भी हमारे नागरिक हैं वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। खास तौर से जो युवा, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनका जीवन स्वस्थ रहेगा तो वो समाज की और इकोनॉमी की तरक्की में बहुत ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। रही बात मध्य प्रदेश की, तो अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो एक पैमाना कि हमारे खिलाड़ी किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो एक नेशनल गेम जो होता है जिसमें सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए जो पुराना इतिहास रहा है और जो नेशनल गेम 2022 में समाप्त हुए उसमें मध्य प्रदेश की पोजीशन 8वीं रही। जो पहले कभी हम लोग 18 से 15 या 13 में रहते थे, लास्ट नेशनल गेम में हमारी पोजीशन जो थी वो 13वें स्थान पे थी, तो वर्तमान में हम लोग 8वें स्थान पे हैं। इसी तरह खेलो इंडिया यूथ गेम एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 18 साल से कम वाले बच्चे सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरी के पार्टिसिपेट करते हैं। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जनवरी और फरवरी के माह में किया गया। इन खेलों की अगर बात करें तो हम लोगों ने जो खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 5वां संस्करण था, तो पहले संस्करण में हमारी जो पोजीशन थी वो 13वें नंबर से हमने स्टार्ट किया था, और इस बार जो 5वें संस्करण में हमारी पोजीशन 3रे नंबर पे आई है। और ये 3रा नंबर ऐसा नहीं है कि हम बहुत मार्जिन से पीछे थे दूसरे नंबर पे, हमारे दूसरे और तीसरे के बीच में मात्र 2 मेडल का अंतर था। तो जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के खिलाड़ी तरक्की कर रहे हैं, आगे लगता है मुझे ये पूरा, मैं तो ये कहूँगा मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आगे आने वाले समय में पहले दूसरे स्थान पे ही देश में रहेंगे। तो ये जो आपने आंकड़े बताए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं उनमें उत्तरोत्तर सुधार दर्ज किया है, तो ये एक बड़ी बेहतर स्थिति है। जाहिर है कि ये कुछ एक बेहतर रणनीति के द्वारा ही इसको पाया गया होगा। हम जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश शासन ऐसी कौन सी रणनीति पर काम कर रहा है कि जिससे हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को एक पहचान दिला सकें, एक स्थान दिला सकें? ऐसे क्या आपकी स्ट्रेटजी है? इसमें तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो खेल के विकास के लिए बाकायदा हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार जो हमारे खेल मंत्री जी हैं माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, वो इतना ज्यादा मेहनत करके खेल विभाग में काम करती हैं, दिन रात पूरा मेहनत करती हैं, तो उनकी मेहनत का ही नतीजा है जो हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। खेल विभाग ने अपने खेल से संबंधित 2-3 प्रोजेक्टों पे काम किया है। नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक अगर खेलों के संबंध में हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल का नहीं होगा और हम जो खिलाड़ियों को सुविधाएं अगर उस स्तर की नहीं दे पाएंगे तो हम अपना खेल को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। हम लोगों का ये प्रयास है कि एक चरणबद्ध तरीके से सभी जगह, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और खासतौर से जो बड़े बड़े शहरों में है उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर का चरणबद्ध तरीके से हम लोग निर्माण कर सकें, जिससे क्या है कि खिलाड़ियों को जब मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगी तो वो आगे चल के खेल में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर पाएंगे।
दूसरा हम जो कर रहे हैं, हमने कुछ खेलों में, खासतौर से हमारे जो 19 खेल हैं, 19 खेल में हमने खेल अकादमी खोली हुई है। इन अकादमी का काम ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो समाज के अलग अलग शहरों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक गांव से आते हैं, उनको हम बाकायदा बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उन बच्चों में से जो भी हमारे कोच हैं, उन बच्चों को अकेडमी में प्रवेश देते हैं और फिर यहाँ अकेडमी में आने के बाद उन बच्चों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग को इस लेवल का दिया जाता है कि जो बच्चे हमारे अकेडमी में हैं वो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो ये हमारा दूसरा अकेडमी जो है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। और तीसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। मध्य प्रदेश पिछले 2 सालों से हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश में अगर आयोजित करेंगे तो एक खेल का माहौल बनता है, स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। माँ बाप भी देखते हैं कि अरे ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो देखने जाते हैं तो बच्चा भी साथ जाता है, तो बच्चे का आकर्षण बढ़ता है जब वो देखता है कि देखो शूटिंग कैसे कर रहे हैं बच्चे, घुड़सवारी कैसे कर रहे हैं। तो जब वो देखता है एक्चुअल में ऐसा खेल होता है तो उसका मन करता है कि उस खेल के प्रति वो भी जाए। तो जितनी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकेंगे उसका फर्क अल्टीमेटली मध्य प्रदेश में स्पोर्ट कल्चर को बढ़ावा देने में होगा, जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा। अभी ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जिनमें मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है? अभी अगर बात करें हम लोग शूटिंग में हमारे यहाँ जितने भी टूर्नामेंट नेशनल लेवल के हो रहे हैं वो सब ज्यादातर मध्य प्रदेश के भोपाल में जो हमारी एकेडमी है वहाँ पर हो रहे हैं। इसमें हमारे पास राइफल, पिस्टल और शॉटगन तीनों विधाओं की सुविधा है। और अभी वर्तमान में हम लोगों ने अप्रैल के महीने में वर्ल्ड कप, जिसमें 30 देशों के खिलाड़ी यहाँ पर आए थे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने वर्ल्ड कप यहाँ आयोजित किया। आगे आने वाले प्रत्येक वर्ष में कोई ना कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट भोपाल को मिलता रहेगा। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट खेल है वो है घुड़सवारी। इस समय घुड़सवारी एकेडमी जो है वो मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ अकेडमियों में से एक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था तो पूरे स्टेट के लोग यहाँ पर आए, आयोजन बेहद सफल रहा। तीसरा जो है वो है वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स में 4 गेम आते हैं, सेलिंग, कयाकिंग एंड कैनोइंग, स्लालम और रोइंग। इसमें मध्य प्रदेश का दबदबा हम लोगों ने इस ढंग से कर रखा है कि जो फैसिलिटीज हमने डेवलप की हैं, अभी जो भी खेल होते हैं, सेलिंग तो चूंकि समुद्र में होता है हम उतना नहीं कर पाते, लेकिन रोइंग, कयाकिंग एंड कैनोइंग और स्लालम, ये तीनों खेल में जो भी टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट हैं वो मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। और आपको ये मुझे बताते हुए बड़ा सुखद महसूस हो रहा है कि जो एशिया की टीम जो स्लालम में जाएगी एशियन गेम के लिए, उसमें सारे बच्चे मध्य प्रदेश के हैं। इसी तरह सेलिंग में जो हमारी टीम जा रही है, मध्य प्रदेश के 3 बच्चे एशियन गेम में अपने को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी कयाकिंग एंड कैनोइंग और रोइंग का रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन हाँ, जो अनुमान है 5 बच्चे कम से कम रोइंग में और 5 बच्चे कयाकिंग एंड कैनोइंग में एशियन गेम में मध्य प्रदेश की तरफ से जाएंगे। ये बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जिनमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व काफी उत्साहजनक है। और कुछ और बातें करेंगे रवि गुप्ता जी। एक गीत आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को हम सुनवाना चाहेंगे। फज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फज़ा भी है जवां जवां।
सुनी सुनी सी दास्तां, फ़ज़ा भी है जवां जवां। एक बार फिर स्वागत है आपका रवि कुमार गुप्ता, संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश शासन। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, खेल सुविधाओं की बात की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स इवेंट्स मध्य प्रदेश में भी हों, खासकर भोपाल में हों, इसके लिए शासन, मध्य प्रदेश शासन किस किस तरह की योजनाओं पर काम कर रहा है ताकि हम एक बेहतर खेल वातावरण अपने खिलाड़ियों को, अपने युवाओं को दे सकें? जैसे मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में शूटिंग में लगभग हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। अब जो दूसरे गेम हैं, खासतौर से एथलेटिक्स और फुटबॉल, और जो इंडोर गेम्स हैं हमारे मार्शल आर्ट के, जैसे जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग और फेंसिंग, अभी यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं नाथू बड़खेड़ा में। 1-1.5 साल में ये अपना रूप धारण कर लेगा। जो यहाँ पे एथलेटिक्स का स्टेडियम बन रहा है वो हम ओरेगन मॉडल पे बना रहे हैं। ओरेगन जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेडियम है एथलेटिक्स का, वो ओरेगन यूएस में है। हम लोग उसी के मॉडल को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे स्टेडियम बना रहे हैं। जब ये स्टेडियम का काम पूरा हो जाएगा तो एथलेटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रतियोगिताएं हैं, जो नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल की, उनका आयोजन यहाँ भोपाल में किया जा सके। साथ में फुटबॉल में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फुटबॉल की जो अंडर 19 की बालिकाओं की टीम है और अंडर 17 की टीम है, उनको यहाँ पर मध्य प्रदेश में लाके उनको यहाँ पे ट्रेनिंग की जाए और फुटबॉल का जो एक इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको यहाँ प्रोवाइड किया जाए। भोपाल हॉकी के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखता रहा है। पिछले दिनों जो अंतर्राष्ट्रीय, खासकर ओलंपिक खेल हों, एशियाई खेल हों, उनमें फिर से एक बार एक ऐसी झलक देखने को मिली कि भोपाल या मध्य प्रदेश फिर से कुछ कर सकता है। प्रोत्साहवर्धक एक संकेत मिले हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि हॉकी को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास शासन ने किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में हॉकी, एक पुरुष हॉकी एकेडमी हमारी भोपाल में है और महिला हॉकी एकेडमी हमारी ग्वालियर में है। पिछले ओलंपिक में जिसमें हॉकी की पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी विवेक सागर और नीलकांता थे, जिन्होंने टीम में सहयोग देके ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। इसी प्रकार जो हमारी महिला हॉकी टीम, उसको 4था स्थान मिला था। बड़ा संघर्षपूर्ण मैच रहा था, लेकिन किसी कारणवश हम ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाए थे। उस टीम में भी मध्य प्रदेश की 4 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इस समय जो भी हॉकी में नेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं महिला और पुरुष से संबंधित में, ज्यादातर सारे टूर्नामेंट भोपाल में आयोजित किए जा रहे हैं। और भोपाल चूंकि हब रहा है शुरू से, तो मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे इसमें दिनों दिन तरक्की मिलेगी। और मुझे ये कोई आश्चर्य नहीं है कि आने वाले ओलंपिक के समय में प्रत्येक टीम, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें 5-5 प्लेयर तो मध्य प्रदेश के आवश्यक रूप से होंगे। निश्चित रूप से आने वाले खेलों में, आने वाले जो टूर्नामेंट्स होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें हमारा दमखम और ज्यादा होगा। क्रिकेट एक बड़ा लोकप्रिय खेल है भारत में। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले क्रिकेट के दीवाने हैं। हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शासन की क्या रणनीति है, क्या नीति है? चूंकि क्रिकेट में ऑलरेडी जो एसोसिएशन है, चाहे बीसीसीआई हो चाहे भोपाल क्रिकेट एसोसिएशन हो, वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हमने अपने यहाँ के जो ग्राउंड है उनको दे रखा है। तो जो भी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी मैचेस और जो आयोजन होते हैं वो भोपाल क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग करते हैं। भविष्य में जहाँ मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने की योजना है, लेकिन वो थोड़ा उसमें समय लगेगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एथलेटिक्स और फुटबॉल के वहाँ पे काम अभी चालू करेंगे। जहाँ तक बात है महिला क्रिकेट की, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो महिला क्रिकेट है उसमें अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश की लड़कियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। तो पिछले साल हमने शिवपुरी जिले में महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की है और हमने जो लड़कियों का सिलेक्शन किया है वो उनकी ट्रेनिंग अभी पिछले 6-7 महीने से चालू है। और बड़े ही सुखद उससे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की एक लड़की का शायद आईपीएल में सिलेक्शन जो उनकी लीग हुई है उसमें सिलेक्शन हुआ है, और एक लड़की का सिलेक्शन हमारे यहाँ इंडिया की जो टीम है महिला क्रिकेट टीम उसमें प्रस्तावित है। तो जो भविष्य है महिला क्रिकेट के हिसाब से तो हमने काम करना चालू कर दिया है। और जहां तक मुझे लगता है कि आगे चल के क्रिकेट में भी मध्य प्रदेश की लड़कियां तो अच्छा करेंगी, साथ में लड़के तो अच्छा ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। रवि गुप्ता जी, जो हमारे पारंपरिक खेल रहे हैं, गांव मोहल्ले गली कूचों के जो खेल रहे हैं, उनका बड़ा महत्व है काफी। वो न सिर्फ हमारे देश के ताने बाने को और मजबूत करते हैं, बल्कि हमारे जो ग्रामीण
क्षेत्र हैं, जो युवा साथी हैं, उनके व्यक्तिगत तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे जो ग्रामीण ताना बाना है उसको भी एक मजबूती प्रदान करते हैं। शासन की नीति निश्चित रूप से इस तरह की है कि हमारे खेल और खिलाड़ी जो ग्रामीण स्तर पर जो हैं उनको ऐसे मंच मिले, ऐसे मौके मिले जिससे वो आगे आ सके, और न सिर्फ खेल को बढ़ावा हो बल्कि जो गांव में प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो भी सामने आए और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखाएं। क्या नीति है शासन की इसके लिए? जैसा मैंने बताया, हमारे एकेडमी में प्रवेश के लिए हम टैलेंट सर्च करते हैं। ज्यादातर हमारे कोचेज सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 22 से 23 डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और कई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 1-2 डिस्ट्रिक्ट के आदमी बुला के ऐसे करके टैलेंट सर्च करते हैं। तो जो हमारी एकेडमी में प्रवेश है उसमें हमारे कोचेज लगभग पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करते हैं और वहां से टैलेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ एकेडमी में प्रवेश देते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे अलग अलग योजनाएं चलती हैं। जैसे अभी इस समय वर्तमान में समर कैंप हमारा सभी जगह चल रहा है और ये समर कैंप डिस्ट्रिक्ट से लेके ब्लॉक लेवल तक चलता है। यहाँ पर हमारे जो डीएसओ हैं वो अलग अलग खेल में अलग अलग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं और ये जो चूंकि बच्चों की छुट्टियों का समय भी चल रहा है तो माँ बाप को भी आसानी रहती है अपने बच्चों को समर कैंप में भेजने में। तो वहाँ पे समर कैंप में जो कोचेज हैं लोकल के वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कैसा बच्चा कौन सा कर रहा है। तो वो उस बच्चे को न केवल खेल सीखने को मिलता है बल्कि टीम की भावना कैसे आनी है वो भी उसे सीखने को मिलता है। जो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे भी मैंने बताया खेलो इंडिया यूथ गेम हुए जो अंडर 18 के लिए खेले जाते हैं, उसी तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम जो मध्य प्रदेश के बालक और बालिकाओं के लिए प्रस्तावित है, शायद हम लोग इसको सितंबर के महीने में करना अभी योजना है। इस खेल के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग बच्चों को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आएंगे और वो आपस में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। तो ये गेम सिर्फ मध्य प्रदेश के बालक बालिकाओं के लिए होगा। जो आपने कहा, इससे हमारे मध्य प्रदेश के बालक और बालिकाओं को डिफरेंट खेल विधाओं में उभरने का अवसर प्राप्त होगा। जी जी, कुछ और बातें आपसे करेंगे। एक गीत आपकी पसंद का और हम सुनाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी
संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। एक बार फिर स्वागत है रवि कुमार गुप्ता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप युवा मामलों को भी देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश शासन का युवा विभाग है। हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के युवाओं के कल्याण के लिए जो हमारी युवा नीति है उसमें ऐसे क्या प्रावधान हैं जिससे कि युवाओं की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो ताकत है, उनकी जो उनकी प्रतिभा है, उसका प्रदेश के विकास में सही इस्तेमाल उसको हम कर सकें। क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? अभी मार्च के महीने में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की युवा नीति जारी की है। इस युवा नीति में चूंकि खेल विभाग नोडल विभाग है, खेल विभाग के साथ साथ और विभाग जैसे एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, स्वास्थ्य विभाग है, टेक्निकल एजुकेशन है, सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को बैठ के और युवाओं से हमने सुझाव लेके तो उसके बाद उनका अध्ययन करके फिर बड़े ही एक अध्ययन करके युवा नीति जारी की है। इस युवा नीति में बहुत सारी चीजें हैं जो युवाओं के जो उनके सुझाव प्राप्त हुए थे उसके हिसाब से उनके कल्याण के लिए हम लोगों ने बनाई है। इसमें एक महत्वपूर्ण है युवा पोर्टल, उसका अभी हम लोग युवा पोर्टल बना काम जारी है। तो युवा पोर्टल के माध्यम से युवाओं को उनके कल्याण से जो भी नीतियां हैं वो एक ही पोर्टल पे मिल जाएगी। साथ में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा पुरस्कार भी बच्चों को दिए हैं। जो युवा हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए युवा पुरस्कार भी दिए हैं और ये युवा पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। साथ में अगर देखा जाए तो युवाओं के कल्याण के लिए जो खेल विभाग खेल और युवा कल्याण जो कर रहा है, हम यहाँ पर अपने यहाँ जो बच्चों को स्किल देने के लिए अलग अलग हमारे यहाँ एकेडमी चल रही है। हमारी जो इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो हमारा उनसे टाई अप है, MOU है, हम उन्हें जगह उपलब्ध कराते हैं, वो हमारे यहाँ के जो युवा हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और बाद में उस ट्रेनिंग के बाद उन युवाओं को रोजगार देने का भी काम करते हैं और ये हमारी बहुत सक्सेसफुल स्कीम पिछले 8-10 सालों से चल रही है। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक भर्ती केंद्र है। हम अपने युवाओं को अपने कोचेस के माध्यम से खास तौर से आर्मी और पुलिस की भर्ती के दौरान जो शारीरिक परीक्षा होती है तो उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं, उसको पास करने में उनको मददगार साबित होती है। एक जो धारणा थी खासकर जो अभिभावकों में कि खेलना कूदना एक समय की बर्बादी है, पढ़ना लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है करियर के लिए, हमें लगता है कि इस सोच में बहुत व्यापक बदलाव हुआ है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप क्या सोचते हैं कि किस हद तक जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके विचारों में उनकी मनस्थिति किस हद तक परिवर्तित हुई है कि आज लोग अपने बच्चों को खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? समय के साथ मैंने बहुत परिवर्तन होते हुए देखा है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय माँ बाप का ज्यादातर फोकस यही रहता था कि पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई से ही बच्चे आगे निकलेंगे, लेकिन पिछले 30-35 सालों में बहुत चेंज आ गया। अब जिस हिसाब से हमें स्टेडियम में देखता हूँ, पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को घर से बाहर लेके आते हैं, बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं और पेरेंट्स वहाँ बैठ के देखते हैं कि बच्चे कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब हालात ये है कि माँ बाप हमसे कहते हैं कि हमारा 4 साल का बच्चा है, उसको आप अपने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुला लीजिए। तो कई बार हम उन्हें समझाते हैं कि मिनिमम एज कम से कम 8 साल का बच्चा हो जाए तब उसे एडमिशन कराइए हमारे यहाँ। लेकिन जो पेरेंट्स में जो माहौल है वो ये है कि वो चाहते हैं कि बच्चा उनका 4-5 साल का जैसे ही होता है तो वो खेल कोई ना कोई अडॉप्ट कर ले और खेल की ट्रेनिंग चालू कर ले।
ये खेलों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो भविष्य में हमारे को बहुत अच्छे खिलाड़ी भी देगा और एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम में आगे भारत का नाम भी रोशन। हमें लगता है कि न सिर्फ लड़कों के मामले में बल्कि बच्चियों को भी अब जो उनके अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। जी, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। और जो अगर डाटा की बात की जाए तो जितने खेल हैं उसमें मध्य प्रदेश की लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बहुत आगे हैं। खेल और खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए कैरियर की क्या संभावनाएं हैं? अगर आप देखें तो मैं तो सबको यही कहूंगा कि अगर नौकरी किसी को अगर कहीं प्राप्त हो रही है तो वो खिलाड़ी को ही प्राप्त हो रही है। हमारी एकेडमी में जो बच्चे आते हैं ज्यादातर सभी बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाती है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे PSU हो। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो विक्रम पुरस्कार जो लोगों को मिलते हैं, साल में 12 लोगों को मिलते हैं, उनको मध्य प्रदेश शासन नौकरी देता है। साथ ही पुलिस विभाग में 10 सब इंस्पेक्टर और 50 कांस्टेबल हर साल खिलाड़ी लोगों के लिए वैकेंसी रखी गई है। तो रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। आखिर में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? सभी अभिभावकों से, सभी खिलाड़ियों से मैं यही कहूंगा कि खेल एक जो है माध्यम, वो समाज को जोड़े रखने में, हम लोगों को आपस में सद्भाव बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। टीम भावना से हम लोग साथ में खेलते हैं, तो खेल को अपने जीवन में जरूर उसको स्थान दीजिए और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये स्थान देना बहुत जरूरी होगा। तो खेलों को अपने जीवन में स्थान दें और आने वाली पीढ़ी को भी खेलों का हिस्सा बनने दें। न सिर्फ उनकी तंदुरुस्ती के लिए बल्कि समाज के ताने बाने को और मजबूत करने के लिए जरूरी है खेल। रवि कुमार गुप्ता जी, बड़ी महत्वपूर्ण और इतनी सार्थक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.